गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। अंकित, क्या हाल चाल? बहुत मुस्कुरा रहे हो आजकल, हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। मुस्कुराना जीवन की एक कला होती है ना। हमेशा खुश रहो बच्चों, मेरी यही उम्मीद है, यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, वो चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र को डिस्कस कर लिया है ना। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये होता कहाँ है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है हमारे मानव जीवन में, हमारे मानव शरीर में इनका प्रमुख जीवन कार्य क्या होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका काम क्या होता है, और वो हमारे शरीर के या हमारे आंतरिक शरीर के भागों में कैसे महत्वपूर्ण योगदान देती है, यही चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो उससे पहले मैं सत्यम पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, और अपने मार्टिनगंज आजमगढ़ जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो उसी की कैटेगरी में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। 10:30 बजे से लाइव स्टार्ट हो जाता है, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कंटेंट्स में इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमारे जो सिलेबस रेडियोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, रेडियोलॉजी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कंटेंट में ये दिया है इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन देखना है, जर्नली इंट्रोडक्शन देखना है, होता क्या है, यह काम क्या करती है। दूसरी है प्यूटेटरी ग्रंथ क्या होती है, एंड्रेनल क्या होती है, थायराइड और पैंक्रियाज, फिर गोनेड्स उसका सिक्रिएशन एंड फंक्शंस देखना है। क्लियर बच्चों? ये आपके कंटेंट है रेडियोलॉजी फर्स्ट ईयर का, ठीक है ना। रेडियोलॉजी जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में, यही 4-5 कंटेंट हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर सभी को देखेंगे जो इसमें है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिनियल क्या है ना। ये हमारे तो रेडियोलॉजी के लिए है, बस ये क्या है, केवल रेडियोलॉजी के लिए इतना, हमें यही 4-5 अंतःस्रावी ग्रंथियां देखनी है। लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा में देखेंगे सभी के लिए, अगर एग्जाम में आ जाए रेडियोलॉजी ना, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीजें आ जाती हैं, तो इनको हम पढ़े रहेंगे तो हम आसानी से फाइट कर जाएंगे। क्लियर? रेडियोलॉजी में सिर्फ आपके 3 ही 4 आएंगे, 1 2 3 4 और 5 ग्रंथियां हैं। बाकी की जो भी ग्रंथियां उनको भी हम यहाँ से धीरे धीरे निपटाते चले जाएंगे। क्लियर? जैसे है यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या होती है, पिनियल ग्रंथि क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, और थायराइड या एवं पैराथायराइड बोलते हैं, ये यहाँ पे गले के पास में पाई जाती है, यह गले के पास में। और लैरिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन यंत्र, है ना, श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वहां पर एक थायराइड ग्रंथि थी, यहाँ पे लैरिक्स में पाई जाती थी, ठीक है ना। फिर हम लोगों को पढ़ना है अग्नाशय पढ़ना है। अग्नाशय भी एक प्रकार की क्या होती है, अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है। ये एक्सेप्शनल में है, अपवाद में है। वह कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के लिए कार्य करती है? कौन हुआ? अग्नाशय, ठीक है ना, पैनक्रियाज। फिर अधिवृक्क ग्रंथियां क्या होती हैं, ये भी अधिवृक्क ग्रंथियां। फिर नरों में या मनुष्यों में विषण होता है, और महिलाओं में अंडाशय, ये मादा में होती है। ये सब क्या होती है, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्लियर? इन सबको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट? ये आपकी रेडियोलॉजी सिलेबस में है। प्यूटेटरी ग्रंथि पढ़नी है। पहले इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, इसका सामान्य परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सामान्य परिचय पढ़ना है। इंडोक्राइन ग्रंथि में ये ग्रंथियां आती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पहली होती है प्यूटेटरी, फिर एंड्रेनल, थायराइड, पैनक्रियाज, फिर और गोनेड्स। क्या है? गोनेड्स। ये 5 प्रकार की आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। बाकी चीजें को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सर से करेंगे, हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ते पढ़ते सीधे अंतर तक, नीचे तक चले जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से पढ़ते रहिएगा, है ना। नोट्स बनाते रहिए। कल काफी बच्चों को नोट्स मैंने चेक किया था, काफी अच्छा लिखे हैं, लेकिन डायग्राम नहीं बनाए हैं आप लोग। डायग्राम बनाते रहिएगा, बिना डायग्राम के आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। डायग्राम से ही आप चीजों को समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में हाइपोथैलेमस हम पढ़ लिए, कथा कहानी होती कहाँ पर है, सर के ऊपर होती है,
ये जो डायग्राम बनाएंगे तो आपके लंबे समय तक याद रहेगा। उसको जब आप बनाएंगे, उसको आरेख करेंगे, है ना। जैसे डेंटल में वैक्स का, डेंटल में हम लोग, डेंटल के विद्यार्थी हैं हमारे पास, हमें पूछ लेंगे तो डेंटल बेस क्या होता है, डेंटल मटेरियल क्या होता है, डेंचर क्या होता है, पढ़े सब है, लेकिन विदाउट डायग्राम सब भूल भाल जाते हैं ना। मुस्कुरा रहे हैं नहीं, तो जो भी चीजें हैं, धूप भी बहुत, मैं सही बोला, धूप भी आ गई है ना। तो ये चीजें हम लोगों को पढ़ना है। तो एंडोक्राइन ग्रंथ होती क्या है, इसका नाम, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथ होती क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का उत्पादन और स्राव करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, शरीर की वे ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स का उत्पादन करती है। किसका करती है, हार्मोन्स का उत्पादन करती है और उसका स्राव करती है, बाहर निकालती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो शरीर की वे ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की वे ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। क्या करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। कौन करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का उत्पादन करती है और उन्हें स्रावी करती हैं, बाहर निकालती हैं, फैलाती हैं, ठीक है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जो शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की वे ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं और स्राव करती हैं। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी होती है नलिका विहीन होती है, इसमें नली नहीं पाई जाती, ट्यूब्स नहीं होती है ना। जैसे आपकी रक्त वाहिकाएं होती है, लसिका वाहिकाएं होती है ना, नसें समझते हैं ना, नस, ट्यूब्स, तो इसमें ट्यूब्स नहीं होती है। ये क्या होता है, नलिका विहीन, डक्टलेस होती है, डक्टलेस होती है, इनमें नलिकाएं नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथियों की मुख्य विशेषता यह है कि ये नलिका विहीन होते हैं, ठीक है ना, नलिका विहीन होती है। इसका मतलब ये है कि ये अपने स्राव को किसी नली के बजाय सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं। इसका मतलब ये होता है, नलिका विहीन का मतलब होता है जब अंतःस्रावी हार्मोन्स निकलते हैं, है ना, तो किसी के माध्यम से वहां पर या किसी नली के माध्यम से ब्लड में नहीं जाते हैं, सीधे ही चले जाते हैं, है ना। तो ये अपने स्राव को किसी नली या ट्यूब के बजाय, जो हार्मोन्स निकलते हैं अंतःस्रावी से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, है ना, तो हार्मोन्स को किसी नली के बजाय रक्त प्रवाह में सीधे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में ट्यूब नहीं पाई जाती है, ये सीधे ऑटोमेटिक कहाँ चले जाते हैं, रक्त में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है ना। रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है। रक्त इन हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाता है। रक्त जो होता है इसमें, है ना, ये हार्मोन्स किसमें छोड़ते हैं, रक्त में छोड़ते हैं, है ना। तो जो या रक्त होता है, ब्लड होता है, ब्लड इन हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाता है, जहां ये विकास करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों का विकास करते हैं, लेकिन हार्मोन्स क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों का विकास करते हैं, चयापचय की क्रियाएं करते हैं और प्रजनन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति को कितना बड़ा, मतलब व्यक्ति की विकास में, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास में हार्मोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। शरीर के विकास में हार्मोन चयापचय की क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा और प्रजनन जैसी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं के लिए नियंत्रित करते हैं ये हार्मोन्स, ठीक है ना। शरीर के विकास में, चयापचय की क्रियाओं में और प्रजनन की जैसी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, आपके हार्मोन्स। ये क्या होते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की वे ग्रंथियां होती हैं जो किसका उत्पादन करती हैं, हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं, ठीक है ना, हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। इनकी मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की मुख्य विशेषता यह होती है बच्चों, इनमें नलिका विहीन होती है। ये क्या होती है, नलिका विहीन होती है, ठीक है ना। अभी हम लोग जो एंडोक्राइन के जो पढ़ेंगे आगे, तो जो है जैसे पीयूष ग्रंथि हम देखेंगे, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथ, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथ, है ना, हाइपोथैलेमस। इसमें जब देखेंगे, इसमें कोई भी प्रकार के डक्ट्स नहीं पाए जाए, नली नहीं पाया जाए। ये हार्मोन्स को उत्पादित करती है लेकिन सीधा ही रक्त प्रवाह में भेज देती है। हार्मोन्स जो होते हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं, ठीक है ना।
और इन हार्मोन्स को किसी नली के बजाय सीधे ही रक्त प्रवाह में भेजती हैं। और ये हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और चयापचय जैसी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? हार्मोन्स। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? फिर शरीर के वे अंग या ऊतक जो एंडोक्राइन जो होती है, ग्लैंड्स होती हैं, शरीर के अंग या ऊतकों का समूह है जो रसायनों का स्राव करते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है ना? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं शरीर के वे अंग होते हैं या ऊतकों का समूह होते हैं। ऊतकों से क्या मिलते हैं? बनकर बनते हैं, तंत्रिका तंत्र बनते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। सेल आप पढ़ रहे थे ना? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन होती है? सेल होती है। कोशिका की परिभाषा क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ना, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका से हमारी बनती है कौन? ऊतक बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू, है ना? टिश्यू से क्या बनते हैं? तंत्रिका तंत्र बनते हैं, तंत्रिका तंत्र से अंग बनते हैं, अंग से पूरा शरीर बनता है ना? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं शरीर के अंग या ऊतकों का समूह होते हैं। क्या होते हैं? अंग या ऊतकों का समूह होता है जो रसायनों का स्राव करती है, रसायनों का स्राव करती है, जिन्हें हम हार्मोन्स बोला जाए। रसायनों को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्राव करती हैं? हार्मोन्स का। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? अंकित ठीक है ना सब? हाँ। फिर इनकी कार्यप्रणाली हार्मोन्स की या उसकी सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथि की कार्यप्रणाली, इसको हम देखते हैं। इसके लक्ष्य अंग टारगेट ऑर्गन्स कौन कौन से थे, यहाँ पे इसको समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? फिर इसके हम पार्ट्स पढ़ेंगे। तो कार्यप्रणाली में अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली होती है। ये ग्रंथियां शरीर के भीतर एक वायरलेस संचार प्रणाली की तरह काम करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है, ये शरीर के भीतर एक वायरलेस संचार प्रणाली, वायरलेस संचार प्रणाली। वायरलेस मतलब होता है जैसे हम मोबाइल फोन होता है आपका, इसमें कोई भी वायर नहीं लगा। हम जैसे यहाँ माइक लगाए है ना, यहाँ आवाज सीधे इसमें फोन में चली जा रही है, कैमरे में चली जा रही है ना, तो ये क्या होता है? यहाँ पर कोई भी वायर नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार से यह भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की डक्ट्स नहीं होती है ना, किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती हैं। ये कैसी होती है? वायरलेस होती है ना, नलिका विहीन होती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है शरीर के भीतर वायरलेस संचार प्रणाली की तरह काम करती है। जैसे हम माइक देख लीजिए, मोबाइल फोन देख लीजिए, किसी से बात करना होता है तो मोबाइल से लगाते हैं, एक कम्युनिकेशन के माध्यम से, रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से एक दूसरे से बात होती है ना। यह माइक सबसे बढ़िया उदाहरण, यह माइक लगा है, यहाँ पे कोई वायर लगा है, फिर भी आवाज जा रही है ना आप लोगों को। तो वैसे ही अंतःस्रावी भी ग्रंथियां होती हैं। ये सब ग्रंथियां होती है, क्या होती है? इसमें भी किसी भी प्रकार की डक्ट्स नहीं होती है, नलिका नहीं होती है, नलिका विहीन होती है। कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। इन्हीं के माध्यम से नलिका विहीन होती है और यहाँ से जो हार्मोन्स होते हैं डायरेक्ट सीधे कहाँ चले जाते हैं? रक्त प्रवाह में चले जाते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वायरलेस संचार प्रणाली की तरह काम करती हैं। जब शरीर के किसी भी विशिष्ट क्रिया जैसे ऊर्जा विकास या तनाव प्रबंधन की आवश्यकता होती है, तो ये ग्रंथियां सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन्स बनाती हैं और उन्हें सीधे खून में मिला देती हैं। क्लियर? तो यह वायरलेस सिस्टम का काम करती है। कैसे काम करती है? जब किसी शरीर के विशिष्ट क्रिया, जब शरीर की किसी विशिष्ट क्रिया जैसे विकास, कोई भी अंग का विकास करना होता है, जैसे कहीं चोट लग गई है ना, तो जैसे कहीं चोट लग गई तो ये क्या हार्मोन्स उत्पादन कर देते हैं, है ना। ऊर्जा किसी भी, अगर हम थक जाते हैं है ना, काम करते करते क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ऊर्जा का उत्पादन करती है ना, ऊर्जा रूपी हार्मोन्स का उत्पादन करती है। अभी आगे है उसमें तनाव प्रबंधन। टेंशन जब हो जाता है, किसी बात को स्ट्रेस हो जाता है, तो ये जो स्ट्रेस हो जाता है तो हार्मोन्स उत्पादित करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। समझ गए ना? क्लियर?
तो इसमें होता है किसी भी जैविक मतलब शरीर के विकास, एनर्जी के लिए और स्ट्रेस को प्रबंधन करने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। ये इनकी कार्य प्रणाली होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्य प्रणाली, ये विकास, शरीर के विकास, शरीर को ऊर्जा और शरीर में तनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक होती है। ये ग्रंथियां सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन बना देती हैं। जब इनकी आवश्यकता पड़ती है, शरीर की विकास करने की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या स्ट्रेस को कम करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ग्रंथियां जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन्स बना देती हैं। क्या बना देती है बच्चों? हार्मोन्स बना देती हैं और उन्हें सीधे खून में मिला देती है। जिस हार्मोन की आवश्यकता पड़ी वो हार्मोन बनाते हैं, फिर उन्हें ब्लड में मिला देते हैं, फिर उस अपने अंग तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। किसी अंग का विकास करना है तो ग्रंथियां हार्मोन्स बनाएंगे सूक्ष्म मात्रा में। क्लियर? हार्मोन्स बनाएंगे सूक्ष्म मात्रा में और उन्हें जिस अंग को जरूरत है वहां पर खून के माध्यम से पहुंचा देती हैं, ब्लड के माध्यम से। क्लियर है ना। इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है? ये शरीर, ये वाली जो ग्रंथियां होती हैं, ये हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थाइमस होती है, थायराइड होती है, थाइमस और थायराइड, ये सब जो जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, ये शरीर के विकास के लिए, ये शरीर के किसी विशिष्ट क्रिया जैसे उसकी विकास करना हो गया, ऊर्जा प्रबंधन के लिए होता है और तनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक होती हैं। ये ग्रंथियां सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन बनाती हैं और फिर रक्त के माध्यम से या खून में मिला देते हैं, जो अंग तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद टारगेट अंग या दूसरी चीज होती है इसमें, लक्ष्य अंग जो होता है, टारगेट ऑर्गन्स, रक्त के माध्यम से यह हार्मोन्स पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। आ गए क्या? थोड़ा पॉज कर देना यार। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सूक्ष्म अंग ना, तो अंग जो हमारे सूक्ष्म अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि सूक्ष्म अंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये रक्त के माध्यम से ये हार्मोन्स को पूरे शरीर में घूमते रहते हैं ने। रक्त के माध्यम से ये हार्मोन्स पूरे शरीर में घूमते हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं कोशिकाओं या अंग पर असर करते हैं जिनके पास विशेष हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यह उन्हीं कोशिकाओं या अंगों पर असर करते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं, ये रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। बच्चे किस पे काम करते हैं? रिसेप्टर्स। तो यह जिनके पास विशेष हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं या उन्हीं अंगों पर काम करते हैं। हार्मोन्स को ग्रहण करने वाले को रिसेप्टर्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो लक्ष्य अंग में रक्त के माध्यम से ये हार्मोन्स पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। ये केवल उन्हीं कोशिकाओं या अंगों पर असर करते हैं जिनके पास विशेष हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वर्णन के अनुसार ये ताले और चाबी की तरह काम करते हैं। जैसे ताला चाबी लगाते हैं ना तो खुलता है, ये उसी प्रकार से ये भी काम करते हैं। जहां पर जिस अंग के पास रिसेप्टर्स होते हैं वहीं पर ये काम करेंगे, बाकी किसी भी अंग पे काम नहीं करेंगे। जैसे ताला चाबी, जिस ताले की चाबी रहेगी तभी ताला खुलेगा, नहीं तो बेकार है, कितनी भी अच्छी चीजें हो, कितनी भी अच्छी चाबी हो। तो उसी प्रकार से ये भी हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स उन्हीं अंगों पर काम करते हैं जिनके पास उस हार्मोन्स या विशेष हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, अब प्रमुख ग्रंथियां हमको पढ़ना है। प्रमुख ग्रंथियां, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, प्रमुख ग्रंथियां पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्रंथियां क्या होती हैं, है ना। एंडोक्राइन ग्रंथियां होती क्या है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये विशेष प्रकार के हार्मोन्स को उत्पादित करती है और स्रावित करती है। तो इसमें प्रमुख ग्रंथियों में पहला आता है हाइपोथैलेमस। पहली ग्रंथि कौन होती है आपकी? हाइपोथैलेमस। यहीं पर मस्तिष्क में पाई जाती है, दिमाग में पाई जाती है ना। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड पाई और पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये होता है, पहला होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाए? मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथि है ये। इसमें हम प्रमुख ग्रंथियों में पहला हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, फिर पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। फिर पढ़ना है थायराइड ग्रंथि होती है और पैराथायराइड ग्रंथि है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि होती है।
थायराइड और पैराथायराइड, फिर अधिवृक्क ग्रंथियां एंड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं, फिर अग्नाशय पढ़ना है, ये वाली ग्रंथियां एंड्रेनल ग्लैंड्स, और ये क्या होता है पैंक्रियाज, ये ग्रंथि पढ़नी है। फिर उसके बाद हम लोगों को अग्नाशय पढ़ना है, फिर जनन ग्रंथियां क्या होती है ना, फिर उसके बाद पिनियल ग्लैंड, ये वाली ऊपर मस्तिष्क में विभाजन, नीचे लिखा हुआ है, गलती से लिख गया नीचे, है ना, ये पिनियल ग्रंथ। इन सभी ग्रंथियों को हमें धीरे धीरे पढ़ते चले जाना है। ये प्रमुख ग्रंथियां होती हैं, मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथियां, ठीक है ना, और जो एक विशेष प्रकार के काम भी करते हैं। सभी ग्रंथियों का काम अलग अलग होता है, ये विशेष रूप से अलग अलग कामें करती हैं, इनकी संरचना अलग होती है। क्लियर बच्चों, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है इसमें से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथ बहुत आती है। और 5th नंबर पे ये अग्रवृद्धि ग्रंथ और जनन ग्रंथियां, 5 ग्रंथियां बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए आगे, यहां तक समझ गए ना प्रमुख ग्रंथियां हैं ये। तो डायग्राम उड़ गया क्या? हाइपोथैलेमस ग्रंथियां होती क्या है, यह कहां पर पाई जाती है, और इनका विशेष महत्व क्या होता है शरीर के बॉडी में, है ना, यही सब चीजों को हम लोग डिस्कस करना है। तो हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण छोटा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथ या हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथ, यह मानव मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ना, महत्वपूर्ण ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो छोटी होती है लेकिन क्या होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है ना। कैसी होती है? पहली बात ये छोटी हो लेकिन बहुत शक्तिशाली। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भूल गए, जाने दो। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण छोटा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा होता है, जो मुख्य रूप से शरीर में होमियोस्टैसिस लिखा है ना, होमियोस्टैसिस जो बोलता है आंतरिक संतुलन। होमियोस्टैटिक मतलब होता है क्या? आंतरिक संतुलन। मस्तिष्क के अंतर के संतुलन को बनाए रखने को क्या बोला जाता है? होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैटिस क्या होती है बच्चे? होमियोस्टैसिस जो मंदिर के अंदर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने वाली क्रिया को होमियोस्टैसिस बोला जाता है, ठीक है ना। होमियोस्टैसिस आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। यह तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी प्रणाली, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के बीच एक पुल की तरह काम करती है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की तरह भी काम करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि के बीच एक पुल बनाने का काम करती है, दोनों को आर पार ले जाने का काम करती है। नर्वस सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अंतःस्रावी ग्रंथि में भी भूमिका निभाती है। यह मस्तिष्क को संदेश भी भेजती है और हार्मोन्स को भी उत्पादित करती है, ठीक है ना। यह किसका? एक पुल की तरह काम करती है। हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण छोटा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा होता है, जो मुख्य रूप से शरीर में हीमोस्टेसिस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। हीमोस्टेसिस क्या होती है? मस्तिष्क के अंदर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर? बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। यह तंत्रिका तंत्र, है ना, और अंतःस्रावी प्रणाली, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक पुल की तरह काम करती है, संदेश को भी भेजती है और हार्मोन्स का भी उत्पादित करती है। यहां तक समझ गए ना बच्चों? यहां कोई दिक्कत? आगे ये वाले भाग होती है हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क हो गया, और यहाँ पे क्या है? हाइपोथैलेमस होता है। यह किसकी तरह का? यह तंत्रिका तंत्र की तरह भी काम करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है, संदेश भेजता है दिमाग को और हार्मोन्स का भी उत्पादन करती है। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसको हम देखते हैं, स्थान कहाँ है इसका, आकार कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी, इसके मुख्य क्षेत्र कितने होते हैं। हाइपोथैलेमस का स्थान और संरचना, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो इसमें होता है स्थान, यह मस्तिष्क के अग्रभाग फोरेब्रेन में थैलेमस के नीचे यहाँ पर होता है एक थैलेमस प्रकार की ग्रंथि, एक और होती है ना, ये यहीं पर पाई जाती है थैलेमस, इसी के नीचे होता है
थैलेमस के ठीक नीचे और मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर होता है। ब्रेन स्टेम जो होती है ना, ये देखो ब्रेन स्टेम्स, ब्रेन स्टेम, ये वाली जो होती है ब्रेन स्टेम ठीक उसके ऊपर होती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? लोकेशन देख लिए ना इसकी। यह मस्तिष्क के अग्रभाग फोरेब्रेन ये वाला भाग होता है बच्चों, यह जिसमें सेरेब्रम पाए जाते हैं। फोरेब्रेन में ही सेरेब्रम पाए जाते हैं। ये मस्तिष्क के भाग, जब हम माइंड पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे डिटेल्स में है ना। अभी देखते रहो होता कहाँ पर है। क्लियर? आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। फोरेब्रेन जो होता है, फोरेब्रेन के ठीक नीचे स्थित होता है। क्लियर? जो हाइपोथैलेमस होता है यह मस्तिष्क के, अब यह फोरेब्रेन में थैलेमस के ठीक नीचे, फोरेब्रेन में ये फोरेब्रेन वाला पार्ट होता है, यहीं पर पाई जाती है थोड़ी सी मात्रा में थैलेमस है ना, थैलेमस पाई जाती है उसी के ठीक नीचे। और मस्तिष्क के तने, मस्तिष्क के तने ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर पाए जाते, मस्तिष्क का तना होता है इसी के ठीक ऊपर पाई जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये वाला भाग क्या होता है आपका? अग्र मस्तिष्क बोलते हैं इसको, अग्र मस्तिष्क या अग्रभाग बोलते हैं। इसी में पाई जाती है आपकी थैलेमस पाई जाएगी। क्या पाई जाती है? थैलेमस। आगे भी डिस्कस करेंगे, वो भी है। थैलेमस पाई जाएगी, थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। और ब्रेन स्टेम है ना, मस्तिष्क ब्रेन स्टेम जो मस्तिष्क का तना होता है, मस्तिष्क के तने के ठीक ऊपर पाई जाती है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक, फिर आकार क्या होता है इनका? आकार बादाम, एल्मोड, बादाम जैसी होती है बच्चे। इनकी संरचना कैसी होती है? बादाम की जैसी होती है। ये वाली इनकी संरचना कैसी होती है? बादाम की जैसी होती है। लग नहीं रहा है, ये जूम किया गया है ना, क्या किया गया है? जूम किया, इसलिए फट गया है। तो ये इनकी संरचना बादाम की जैसी होती है, नहीं देख लेना वहां पे। फिर इसकी संरचना, आकार, इनका आकार कैसा होता है? ये बादाम के आकार का होता है। फिर संरचना क्या होता है इनकी संरचना? यह तीसरे वेंट्रिकल के निचले हिस्से का निर्माण करता है और प्यूटरी ग्रंथि के सीधे जुड़ा होता है। इसकी संरचना जो होती है बच्चों, है ना, इसकी संरचना यह तीसरे वेंट्रिकल के निचले हिस्से फ्लोर का निर्माण करता है। इसका यह थर्ड वेंट्रिकल के निचले हिस्से का निर्माण करता है। ये वाला जो हाइपोथैलेमस होता है यह वेंट्रिकल का निर्माण करता है, थर्ड वेंट्रिकल का निर्माण करता है। और प्यूटरी ग्रंथ के सीधे जुड़ा होता है। ये वाली ग्रंथि जो होती है ये आपकी होती है प्यूटरी ग्रंथ, है ना, इसी से जुड़ा रहता है। क्लियर? इसकी संरचना, ये थर्ड वेंट्रिकल अभी आगे है, थर्ड वेंट्रिकल अभी देख लेंगे उसमें। थर्ड वेंट्रिकल के निचले हिस्से का निर्माण करती है और प्यूटरी ग्रंथ या पीयूष ग्रंथि से सीधे जुड़ी रहती है। ठीक है ना, ये याद कर लीजिए, ये याद करने वाली चीज है। अभी इसको हम लोग देख भी लेंगे। अभी ये है ना पीयूष ग्रंथि, यही तो होती है प्यूटरी ग्रंथ, इसी के साथ जुड़ी रहती है आपकी। ये कौन? हाइपोथैलेमस ना। फिर इसमें मुख्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? इनमें मुख्य क्षेत्र अनुदैर्ध्य रूप से लॉन्गिट्यूडिनली अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। इसका अग्र इंटीरियर होता है, फिर मीडियल और पोस्टीरियर, इसके 3 भाग होते हैं। अनुदैर्ध्य में है ना, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। इसमें 3 भाग होते हैं, इसमें हाइपोथैलेमस में 3 भाग होते हैं। पहला होता है इंटीरियर अग्र मस्तिष्क या अग्र हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है मिडिल, थर्ड नंबर होता है पोस्टीरियर, पिछले वाला। ठीक है ना, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडियल हम लोग पढ़ रहे थे एनाटॉमी। आप एनाटॉमी जब हम पढ़े थे वहां पे, है ना, पोजीशन में एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। इंटीरियर क्या होती है? इंटीरियर कहाँ पर होता है? सामने की तरफ ना, इंटीरियर सामने के, पोस्टीरियर पीछे की तरफ और मिडिल वाला बीच वाला भाग ना इंटीरियर होता है। अच्छा, ऊपर और नीचे को क्या बोला जाता है पोजीशन में? सुपीरियर और इंफीरियर। ऊपर वाला भाग सुपीरियर होता है, नीचे वाला भाग पोस्टीरियर होता है ना। अरे इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। जब उसमें हम बात करेंगे सामने में ट्रांसवर्ट में हम बात करेंगे वहां पे, तब होता है आपका इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडिएटर होता है।
ठीक है, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य वाला भाग। ठीक, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लोग पढ़े थे। तो इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अग्र होता है, इंटीरियर, फिर मीडियल और थर्ड नंबर पोस्टीरियर। ये 3 भागों में बांटे गए हैं, आगे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लोकेशन एक बार फिर से हम मस्तिष्क के आगे तीसरे निलय या थर्ड वेंट्रिकल दीवारों और तल का निर्माण करता है, जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है। ठीक है ना, कहाँ पर होता है? थैलेमस के नीचे। जो हम लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है? थैलेमस के नीचे पाया जाता है। अभी अभी आगे देखेंगे, वहां पे हम एक्सरे करेंगे इसका। यह मस्तिष्क के आधार पर तीसरे निलय या थर्ड वेंट्रिकल की दीवारों और तल का निर्माण करता है और थैलेमस के नीचे स्थित होता है। ठीक है ना, थैलेमस के नीचे स्थित होता है आपका कौन? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, अब इसका न्यूक्लियस, नाभिकीय समूह, नाभिकों का समूह कहा जाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है नाभिकों का समूह होता है। ठीक है, किसका समूह होता है? नाभिकों का, नाभिकों का समूह होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस कई विशिष्ट न्यूरॉन्स के, न्यूरॉन्स क्या होता है? नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस या न्यूरॉन्स, है ना। तो हाइपोथैलेमस कई विशिष्ट न्यूरॉन के समूह से बना होता है। ठीक, हाइपोथैलेमस कई प्रकार के नाभिकों से मिलकर बना होता है। हाइपोथैलेमस जो क्या होती है? एक प्रकार की ग्रंथि होती है। यह कई प्रकार के नाभिक या न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं। हाँ, ये ब्रेन का पार्ट है ना, इसमें न्यूरॉन्स को नाभिक बोला जाता है ब्रेन में। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम न्यूरॉन्स बोला जाता है। इसमें नाभिकों से बना, जिनके मुख्य रूप से 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं कई क्षेत्रों में, मतलब कई न्यूरॉन्सों से मिलकर बना होता है। इनके 3 क्षेत्र को हम लोग डिफाइन किया गया है यहाँ पे। कितने भाग में? 3 भागों में। पहला होता है यहाँ पर अग्र या प्रीऑप्टिक क्षेत्र, इंटीरियर या प्रीऑप्टिक क्षेत्र। पहला जो होता है ये पहली चीज यहाँ पर देखना, नाभिकों का समूह होता है। नाभिकों का हाइपोथैलेमस नाभिकों का समूह होता है या नाभिकों के समूह से बना होता है। हाइपोथैलेमस कई विशिष्ट न्यूरॉन्स के समूह या नाभिकों से बना होता है, जिनमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। हाइपोथैलेमस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला होता है अग्र या प्रीऑप्टिक क्षेत्र, प्रीऑप्टिक क्षेत्र है ना, इंटीरियर या प्रीऑप्टिक रीजन, है ना, प्रीऑप्टिक रीजन। इसमें क्या होता है? इनमें सुप्राऑप्टिक्स और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक शामिल होते हैं। इनमें कौन होता है? अग्र या प्रीऑप्टिक्स में याद रखिएगा, अग्र इंटीरियर या प्रीऑप्टिक रीजन में क्या होता है? सुप्राऑप्टिक्स और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक होते हैं। याद रहेगा ना, इसमें देखते हैं। इनमें सुप्राऑप्टिक्स और आगे करना, सुप्राऑप्टिक्स और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये वाला भाग होता है आपका हाइपोथैलेमस। अग्र वाले भाग में, है ना, अग्र वाले इंटीरियर वाले भाग में कौन होता है? सुप्राऑप्टिक्स न्यूक्लियस होता है। इसमें ये वाला भाग सुप्राऑप्टिक्स होता है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे? 1 मिनट पीछे करना। सुप्राऑप्टिक्स हो गया और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये वाला पैरावेंट्रिकुलर, ये वाला देखना, ये यहाँ पर। इसमें 2 भाग होते हैं। इंटीरियर में, अग्र वाले भाग में कौन कौन होते हैं? इंटीरियर में सुप्राऑप्टिक्स हो गया, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस हो गया, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ना। ये वाला भाग होता है पैरावेंट्रिकुलर। दूसरा होता है और ये सुपीरियर, ये वाला भाग, है ना, सुप्राऑप्टिक्स न्यूक्लियस, ये वाला भाग जो रेड वाला कलर है, रेड वाला कलर। और इधर ये वाला कौन कलर है? तब ये इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? हल्का पिंक में है, ये पिंक में है। ब्राउन, तुम्हें ब्राउन नहीं समझ में आता है?
है, ये डार्क पिंक है, ये व्हाइट पिंक है, ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन है व्हाइट पिंक में। तो सीधी सी मतलब है तो बच्चा इसमें जो होता है, पीछे करना, पीछे करना, अग्र या प्री ऑप्टिक क्षेत्र में, अग्र या इंटीरियर या प्री ऑप्टिक रीजन में इसमें सुप्रा ऑप्टिक्स और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक शामिल होते हैं। क्या होते हैं? पैरावेंट्रिकुलर नाभिक होते हैं। सुप्रा ऑप्टिक्स और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक जो होते हैं किसमें होते हैं? इंटीरियर या प्री ऑप्टिक्स क्षेत्र में होते हैं। याद रहेगा ना, ये हाइपोथैलेमस का पहला क्षेत्र है बच्चों, इंटीरियर वाला पार्ट। ये 3 भागों में बांटा गया है ना, इसको 3 क्षेत्र होते हैं, इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर। इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इंटीरियर या प्री ऑप्टिक्स बोला जाता है, इनमें सुप्रा ऑप्टिक्स और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक शामिल होते हैं। क्लियर? सुप्रा ऑप्टिक्स और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक याद रखिएगा, बहुत आता है एग्जाम में ये आपको जब टेस्ट लेंगे तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और जरूर रहेगा, फिर उड़ा देंगे यहीं से। अब ये काम क्या करते हैं, है ना, सुप्रा ऑप्टिक्स और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक ये काम क्या करते हैं? ये काम जो हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और एडीएच का उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, आगे हम इसको पढ़ेंगे एडीएच को। ठीक है ना, आगे है, परेशान मत हो, फॉर्म भी याद आ जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच का उत्पादन करते हैं। यह शरीर के तापमान और सर्केडियन लय है ना, सर्केडियन लय नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करते हैं। सर्केडियन लय क्या होती है? नींद जगाने की क्रिया होती है। सर्केडियन क्या होती है? नींद जगाने की क्रिया होती है, सर्केडियन। ठीक है ना, सर्केडियन क्या होता है? नींद जगाने की चक्र होता है, इसी को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? आपका इंटीरियर वाला पार्ट, है ना, इंटीरियर क्षेत्र या प्री ऑप्टिक्स क्षेत्र होता है। यह काम क्या करता है? हार्मोन्स को उत्पादित करता है। कौन कौन से? एडीएच और ऑक्सीटोसिन का। फिर यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और नींद जगाने वाले चक्र को भी नियंत्रित करने का काम करता है। इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कौन कौन से? 2 न्यूक्लियस होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक्स और पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक्स न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना, चलो, ये वाला भाग होता है, ये कौन वाला भाग होता है? सुप्रा ऑप्टिक्स होता है, निचले वाले भाग में पाया जाता है, और ऊपरी वाले भाग में, इसके ऊपर वाले में कौन होता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये 2 नाभिक पाए जाते हैं आपके इंटीरियर वाले भाग में। किसमें वाले में? इंटीरियर, ये इधर वाला भाग है ना, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियर, 3 ही क्षेत्र हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियर। यहां तक समझ में आएगा ना? इंटीरियर वाला पार्ट खत्म हो गया, इंटीरियर क्षेत्र। चलिए, फिर कहाँ चला गया यार? पीछे करना और पीछे, बस। फिर दूसरा वाला भाग कहाँ चले? है ना, तो आगे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था प्री ऑप्टिक्स होता क्या है, ये चीजों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है मध्य या ट्यूबुलर क्षेत्र, मीडियल, है ना, मीडियल या ट्यूबुलर क्षेत्र। यह जो मीडियल या ट्यूबुलर क्षेत्र होता है, यह क्या होता है? भूख, तृप्ति और चयापचय को नियंत्रित करने वाला केंद्र को, जैसे इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है ना। कौन कौन से? जया, भूख, तृप्ति और चयापचय को नियंत्रित करने वाले केंद्रक, जैसे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो मीडियल में होता है, मीडियल में वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। चलिए देखते हैं ये वाला वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ये वाला पार्ट है ना, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है। यह क्या करता है? भूख, तृप्ति और चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है। क्लियर? यह कहाँ पाया जाता है? मीडियल में पाया जाता है, मीडियल क्षेत्र में पाया जाता है, बीच में, देखो बीच में है ना। क्लियर? अब इधर वाला होता है आपका पोस्टीरियर में आ जाएगा। तो मीडियल में कौन मीडियल में कौन पाया जाएगा? आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। यह क्या करता है? भूख, तृप्ति और
चयापचय जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, फिर होता था पस या मैमिलरी क्षेत्र होता है। पस या मैमिलरी रीजन होता है। इसमें मैमिलरी बॉडीज होती हैं जो याददाश्त और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं, जो याद करने वाली क्षमताओं को डिस्कस करती है ना, याद करने वाली या भावना इमोशंस को कंट्रोल करती हैं। क्लियर? यह क्या होता है? पस या पोस्टीरियर या मैमिलरी रीजन होता है। थर्ड नंबर क्या होता है? पस या मैमिलरी रीजन। इसमें मैमिलरी बॉडीज होती है। इसमें क्या होती है? मैमिलरी बॉडीज होती हैं जो याददाश्त और भावनात्मक प्रक्रियाओं में शामिल होती हैं। मैमिलरी रीजन देखते हैं इसमें, आ गया मैमिलरी। ये पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है। इसमें ये वाला पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है और ये वाला क्या होता है? मैमिलरी बॉडी होती है। क्लियर? थैलेमस में कौन होता है? मैमिलरी बॉडीज होती है या पोस्टीरियर न्यूक्लियस पाया जाता है। यह काम क्या करती है? याददाश्त को नियंत्रित करती है, याददाश्त को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इमोशंस को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना? ये किसमें होते हैं? पश्च। देखो एक चीज यहां समझ लीजिए, ये कौन सा भाग होता है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस 3 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है इंटीरियर या प्रीऑप्टिक्स होता है ना? इंटीरियर या प्रीऑप्टिक्स होता है। इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पहला होता है आपका सुप्राऑप्टिक्स होता है। पहला होता है सुप्राऑप्टिक्स, दूसरा होता है आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये आपके इंटीरियर में आते हैं। दूसरा होता है आपका मीडियल होता है। कौन होता है? मीडियल होता है। इसमें वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो भूख को तृप्ति की या चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। थर्ड नंबर पाया जाता है आपका, थर्ड वाले में आता है आपका पोस्टीरियर पार्ट में पोस्टीरियर न्यूक्लियस पाए जाते हैं या पोस्टीरियर न्यूक्लियस पाए जाते हैं या मिमिलरी बॉडी पाए जाते हैं। मिमिलरी बॉडीज पाए जाते हैं जो याददाश्त और भावनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। ठीक है ना? याद रहेगा ना? चलिए अब पढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, अब उसका थोड़ा की फंक्शंस पढ़ना है। मेन फंक्शन, हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य। हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य। हाइपोथैलेमस शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों को या विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो हाइपोथैलेमस शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। पहला होता है शरीर के तापमान का नियंत्रण। शरीर के तापमान का नियंत्रित करने का काम कौन करता है आपका? हाइपोथैलेमस। यह शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है। थर्मोस्टेट ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है बच्चों, डिवाइस होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना? जैसे तापमान, अगर थर्मोस्टेट एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है। क्या होता है? कंपोनेंट होता है। तो यह क्या करता है? जैसे तापमान बढ़ता है, 2 प्रकार का होता है, एनटीसी और एक पीटीसी होता है। थोड़ा जर्नल स्टडी बता दे रहे हैं, कभी पूछ ले थर्मोस्टेट कैसा होता है। तो थर्मोस्टेट 2 प्रकार, एक एनटीसी होता है और एक पीटीसी होता है। एनटीसी मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी में क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो रेजिस्टेंस कम कर देता है वो। एनटीसी में निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। शरीर जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में होता है, जब आपकी सीपीयू या कंप्यूटर वाला भाग होता है ना, जब वो धीरे धीरे गर्म करता है, तो धीरे धीरे गर्म होता है। जब एनटीसी लगा होता है तो जो टेम्परेचर बढ़ता है, क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर रेजिस्टेंस की काम करता है, तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है ना? टेम्परेचर इसमें एनटीसी निगेटिव, टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब यहाँ पे कंप्यूटर या एसी और फ्रिज में एनटीसी लगा होता है, क्या लगा होता है? एनटीसी लगा होता है। जब वहां पे टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पीटीसी क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है ना? अब एनटीसी ठीक उल्टा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा। ये होता है थर्मोस्टेट का काम होता है।
ये क्या होता है? थर्मोस्टेट का काम होता है। थर्मोस्टेट आपके प्रेस में भी लगा होता है, प्रेस किए होंगे, जो ऑटोमेटिक वाला आता है। जब टेम्परेचर बढ़ता तो कट हो जाता है ना, तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वहीं से विद्युत सप्लाई कट जाती है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर हाइपोथैलेमस भी काम करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस जैसे जैसे टेम्परेचर थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है, शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। क्या करता है? शरीर के तापमान को स्थिर, जैसे अगर तापमान बढ़ा तो यह क्या करता है? हार्मोन्स को स्रावित कर देता है। क्या कर देता है? हार्मोन्स को स्रावित कर देता है, तो वहां पर टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। यह शरीर में तापमान को बनाए रखने में या नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना अंकित? समझ गए ना? हाँ, क्या कर रहे? सो रहे हैं? तो यह शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। दूसरा नंबर होता है भूख प्यास का नियंत्रित करना होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख और प्यास का नियंत्रित होता है। यह भूख लगने और पेट भरने का एहसास कराता है। भूख हमें लगती है या पेट भर गया, ज्यादा अब नहीं खाएंगे, है ना, ज्यादा हो गया, यह किसके एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस, है ना, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस अब कौन से भाग से होता है? ये भी एग्जाम में आता है। भूख का एहसास और प्यास का एहसास, पेट भरने का एहसास हाइपोथैलेमस के किस भाग से होता है? मीडियल से होता है, किससे होता है? मीडियल में होता है। पीछे करना, दिखा देते हैं, और पीछे करना। यहाँ पर देखना, यह भूख मध्य या ट्यूबुलर क्षेत्र पाया जाता है। यह भूख तृप्ति, और जैसे तृप्त मतलब पेट भर जाना होता है, इच्छा भर जानी है, तृप्ति होती है ना। और चयापचय को नियंत्रित करने वाला केंद्र जैसे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के माध्यम से होता है। समझ गए ने? हाँ, फिर अब मत करना, उठा के फेंक देंगे। दूसरा नंबर होता है, अब इसमें शरीर के तापमान किसके द्वारा होता है? शरीर का तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इंटीरियर के द्वारा। इंटीरियर के द्वारा प्री ऑप्टिक्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुरू ऑप्टिक्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्री ऑप्टिक्स के द्वारा, सॉरी, प्री ऑप्टिक्स के द्वारा होता है। इसमें से होता है शुरू ऑप्टिक्स, सुप्राऑप्टिक्स होती है, और पैरावेंट्रिकुलर नाभिक पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, फिर नींद या साइकेडियन, नींद और साइकेडियन का निज़म होता है। यह सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कौन सा भाग नियंत्रित करता है? पोस्टीरियर के द्वारा होता है ना, भूल जाती हूँ। सोने और जागने के पीछे करना, पस या मेमोरी, इसमें कहाँ गया? क्या है? इंटीरियर के द्वारा, हाँ सॉरी, साइकेडियन इंटीरियर के द्वारा होता है ना। नींद को जागने चक्र होता है, इंटीरियर के द्वारा ये भी होता है। शरीर के तापमान और साइकेडियन के द्वारा होता है ना। क्लियर? फिर होता है, ये समझ गए ना, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? नींद और साइकेडियन रिदम या सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। फिफ्थ नंबर होता है, इसमें अगला नंबर होता है भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, इमोशंस। यह मूड और भावनात्मा को प्रतिबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूड और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसके द्वारा होता है? पोस्टीरियर के द्वारा, ठीक है ना। थर्ड, अगला नंबर क्या है? रक्तचाप और हृदय गति को, यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला इसका काम होता है यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसको कोई ऑटोमेटिक होता है, इसको कोई कहता नहीं है तुम करो, है ना, अपने से कर देता है। तो यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से हृदय की गति और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे, यहाँ समझ में आया? इसमें समझने की है ही क्या चीज?
सब पहले से हो गया है इसमें। फिर अगला है प्रजनन और यौन व्यवहार। यह यौन व्यवहार और प्रजनन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है ना, प्रजनन में या रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हाइपोथैलेमस। थर्ड नंबर होता है हार्मोन संतुलन में। हार्मोन संतुलन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। यह भी हार्मोन संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि के मास्टर ग्रंथ के रूप में काम करने को निर्देशित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो मास्टर ग्रंथि होती है ना, जो हार्मोन्स का संतुलन करती है, हार्मोन्स का संतुलन करती है, इसी को निर्देशित करती है, काम करने के लिए निर्देशित कर, तुम्हें हार्मोन्स को संतुलन करना है, ये करती है। हाइपोथैलेमस जो होती है ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इस पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोथैलेमस दिशा निर्देश देती है कि आपको क्या करना है हार्मोन्स का संतुलन करना है, ठीक है ना। तो जिससे अन्य ग्रंथियां जैसे थायराइड नियंत्रित होती है, ठीक है ना, हार्मोन्स का संतुलन करती हैं, जिससे अन्य ग्रंथियां जैसे थायराइड ग्रंथि भी नियंत्रित होती है। किसके माध्यम से? हाइपोथैलेमस के माध्यम से, हाइपोथैलेमस के माध्यम, ठीक है ना। समझ गया ना इसका काम? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? थर्ड नंबर होता है इस हार्मोन्स का उत्पादन और काम। पहला हम लोग क्या पढ़ लिए थे, इसका पीछे करना बहुत अभी तो हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य पढ़ लिए थे, है ना, हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य पढ़ लिए। अब इसको पढ़ना हार्मोन्स उत्पादन और उसका कार्य क्या। हार्मोन्स जो उत्पादित करती हैं, ये जो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है हार्मोन्स को उत्पादित करती है ना, तो हार्मोन्स उत्पादन करती है और उस हार्मोन्स का काम क्या होता है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ये थर्ड नंबर हार्मोन्स उत्पादन और कार्य, जो हार्मोन्स उत्पादित कर रही है उसका काम क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथैलेमस कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स को छोड़ती हैं जो पिट्यूटरी ग्रंथ के माध्यम से शरीर को नियंत्रित करती है। शरीर को नियंत्रित करने का काम पिट्यूटरी ग्रंथ करती है। हार्मोन्स का संतुलन करने का काम कौन करती है? पिट्यूटरी ग्रंथ। तो हाइपोथैलेमस महत्वपूर्ण हार्मोन छोड़ती है। पहला होता है थायराइडोट्रोपिन। क्या लिखा है? TRH, थायरोट्रोपिन। हाँ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। यह किसके माध्यम से होते हैं? यह थायराइड को उत्तेजित करती है। यह कहाँ उत्पादित होती है? इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? बट हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते उत्पन्न होता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है जो थायराइड को उत्तेजित करता है। क्या करता है? थायराइड को उत्तेजित करता है। फिर होता है CRH कार्टिकोट्रोपिन होता है ना। एक मिनट। CRH कार्टिकोट्रोपिन होता है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म याद करिएगा, CRH कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। यह तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करती है। किसके प्रति? तनाव के प्रति, स्ट्रेस के, है जिसे हम लोग टेंशन बोलते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो गया, मेरी पढ़ाई याद ही नहीं हो रही है ना, लेके स्ट्रेस में पता नहीं मोह माया का स्ट्रेस ले लेते हैं लोग, है ना। तो अनेक प्रकार की मोह माया को जो स्ट्रेस लेते हैं इसको प्रतिबंधित करने का काम करती है आपका थायराइड, हाइपोथैलेमस करती है। हाइपोथैलेमस यह एक हार्मोन्स को उत्पादित करती है जिसका नाम है कार्टिकोट्रोपिन, ठीक है ना। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स यह तनाव के प्रति प्रतिक्रिया या स्ट्रेस या रिस्पांस को नियंत्रित करने का काम करती है। थर्ड नंबर जो उत्पादन करती है गोनाडोट्रोपिन, है ना। गोनाडो लिखा ना, हाँ गोनाडोट्रोपिन होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स या प्रजनन हार्मोन्स का उत्पादन करती है, या प्रजनन के लिए उत्पादन का हार्मोन्स के लिए उत्पादन करती है। गोनाडोट्रोपिन होता है, ठीक है ना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स
आरएच, GnRH, यह प्रजनन हार्मोन्स को उत्पादन करने का काम करती है। अगला नंबर है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है। GHRH का फुल फॉर्म, GHRH क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, यह विकास हार्मोन्स का स्राव करती है। शरीर के डेवलपमेंट करने के लिए इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर के अंगों को विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। शरीर के अंगों को या शरीर के अंगों को विकास करने के लिए इसे विकास हार्मोन्स का स्राव करती है। शरीर के अंगों को विकास करने के लिए न विकास हार्मोन्स का उत्पादन करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन, है ना। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। शरीर के अंगों को ग्रोथ करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन, विकास हार्मोन्स का स्राव करती है। फिर ऑक्सीटोसिन, प्रसव पीड़ा या प्रसव के समय, है ना, बच्चे को जन्म देने के समय यह हार्मोन्स को स्रावित करती है। प्रसव पीड़ा को उत्पादित करने के लिए काम करती है। स्तनपान और सामाजिक संबंध के लिए जिम्मेदार होती है ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन किसके लिए? प्रसव के समय या स्तनपान के समय बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, है ना, तब ये हार्मोन्स उत्पादित होते हैं। फिर सामाजिक संबंध बनाने के जिम्मेदार होते हैं। फिर वासोप्रोसिन है, वासोप्रोसिन। एडीएच का एंटीडीयूरेटिक है। यहाँ पे एंटीडीयूरेटिक हार्मोन्स होता है। एंटीडीयूरेटिक, है ना, एंटीडीयूरेटिक हार्मोन होता है। एडीएच था ना वहां पे, एडीएच, तो एंटीडीयूरेटिक हार्मोन्स होता है। यह शरीर में पानी के स्तर और किडनी के कार्य को नियंत्रित करता है। एडीएच किसका काम करता है? पानी के स्तर को, शरीर में पानी के स्तर को और किडनी के कार्य को नियंत्रित करता है ना। तो वासोप्रोसिन एडीएच होता है। वासोप्रोसिन यह हार्मोन्स होता है। यह किसके फॉर्म में? एडीएच के फॉर्म में होता है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीडीयूरेटिक हार्मोन्स होता है। एंटीडीयूरेटिक हार्मोन्स या पानी के, शरीर में पानी के स्तर और किडनी के कार्य को नियंत्रित करता है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी क्या कौन काम करती है? अभी हम लोग पढ़े थे उत्सर्जन तंत्र। किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करने का काम, ने किसका फिल्टर करता है? अरे यार, हाँ, ब्लड को फिल्टर करता है ना। किडनी के अंदर क्या आता है? ब्लड आते हैं, धमनियों के माध्यम से ब्लड आते हैं, ब्लड सेल्स आते हैं। उसमें से यूरिक एसिड और अन्य खनिज लवणों को बाहर करने का काम करती है। यह किसके माध्यम से होता है? नेफ्रॉन्स के माध्यम से होता है न। तो किडनी के कार्य को नियंत्रित करने का काम करते हैं एडीएच, ठीक, समझ गए? हाँ, ये क्या होता है? हार्मोन्स उत्पादन करती है और उनके कार्य, जो हार्मोन्स उत्पादित हुए हैं उसका काम हो गया। पहला होता है आपका TRH, CRH, GHRH, ऑक्सीटोसिन, GHRH, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन यह एडीएच को उत्पादित करती है। एंटीडीयूरेटिक हार्मोन होते हैं। यह शरीर में पानी के स्तर और किडनी कार्य को नियंत्रित करता है, समझ गए? फिर आता है चौथा नंबर हाइपोथैलेमस में विकार। हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, है ना, डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है? यदि हाइपोथैलेमस में खराबी या ट्यूमर हो जाए तो यह कई प्रकार बीमारियां हो सकती हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? विकार उत्पन्न या ट्यूमर आ जाए, गांठ हो जाए, है ना, कोशिकाओं की असामान्य रूप से वृद्धि हो जाए तो निम्नलिखित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाता है? निम्नलिखित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, या खराबी आ जाए या ट्यूमर हो जाए तो कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहला, अत्यधिक भूख या प्यास लगती हो। जब हाइपोथैलेमस में ट्यूमर हो जाए, है ना, हाइपोथैलेमस में ट्यूमर हो जाए या कुछ खराबी हो जाए तो पहली बीमारी होती है अत्यधिक भूख या प्यास लगती है। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा खाना और पानी पीना होता है। इसमें बहुत ज्यादा आप खाना खाएंगे और बहुत ज्यादा प्यास लगेगी आपको, ठीक है ना।
बीमारी है कि ये बढ़िया चीज है? बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा खाना ओवर नहीं खाना चाहिए ना बच्चों, और ज़्यादा पानी भी नुकसान करता है। तो अत्यधिक भूख प्यास लगेगी आपको जब आपके हाइपोथैलेमस ट्यूमर रहेगा या खराबी रहेगी, तो अत्यधिक भूख लगी या तो आपको प्यास लगेगी, पहली बीमारी हो सकती है। दूसरी नंबर, शरीर के तापमान का अनियंत्रित हो जाता है। शरीर का तापमान क्या हो जाए? अनियंत्रित हो जाए। लगातार बुखार लग, या तो आपका टेम्परेचर हाई रहेगा, शरीर में तापमान ज्यादा रहेगा जिसमें बुखार की समस्या रहेगी, या तो आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी। शरीर का तापमान अनियंत्रित हो जाएगा, लगातार बुखार रहेगा या बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी। यह किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस में विकार रहेगा या तो ट्यूमर रहेगा, ठीक है ना। फिर हो जाता है नींद का विकार, नींद में विकार, या तो नींद ही नहीं आएगी तो लगातार सोते ही रहे, कुंभकर्ण बन जाएंगे, है ना। ये मत कह देना है कुंभकर्ण को ट्यूमर हुआ था, है ना, लगातार सो रहा था इसीलिए श्राप मिला था। नहीं, वरदान मिला था, श्राप नहीं था। सरस्वती माता हाँ, तो श्राप हो गई, वरदान। सुनो अब इसकी कहानी सुनो पहले। बट जब ये तीनों रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों क्या कर रहे थे? बहुत घनोर तपस्या कर रहे थे, तो है ना, शंकर जी की या ब्रह्मा, या ऐसे शंकर या ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की। तो रावण ने अपना वरदान मांग लिया था। क्या मांग लिया था? पूरे विश्व को जीतने का, है ना, अलौकिक विद्वान, बहुत ज्ञानी, या पूरे विश्व को, या हाँ, उसको पराजित करने का वरदान लिया था। उसको पराजित करने का सिर्फ उसने पूरे, जैसे उसको, जैसे उसमें कौन कौन से थे याद नहीं आ रहा मुझे, उसको कौन नहीं मार सकता था? कौन माने? जैसे यक्ष, गंधर्व, दानव, दैत्य, राक्षस, है ना, और कोई सुर, असुर, ये उसको नहीं मार सकते थे। उसने वरदान से लेते समय एक गलती कर दिया था। मानव और बंदर सब यही वरदान लिया था, विश्व को उसे कोई ना मार सके, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ब्रह्मा जी तो ज्ञानी थे, कहिए तो नहीं हो सकता है, आप दूसरा वरदान लें। तो उन्होंने कहा था ना तो मुझे कोई देवता मार सके, और ना ही कोई राक्षस मार सके, ना यक्ष मार सके, ना कोई गंधर्व मार सके, है ना। तो ऐसे ही 4-5 नाम लिया था, लेकिन उसने एक नाम नहीं, 2 नाम नहीं लिया, ना तो कोई बंदर और न ही कोई मानव, ठीक है ना। श्री राम जी किसके अवतार में आए थे? मानव के रूप में आया था। हनुमान जी थे, हनुमान जी भी मार सकते थे उसको, लेकिन उन्होंने, उनका यह प्रण था कि ये जो रावण को मारने का श्रेय ये प्रभु श्री राम को ही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया रावण। अब विभीषण की बात आई। विभीषण ने मांगा मुझे भक्ति चाहिए, है ना, नारायण की भक्ति चाहिए। तो नारायण विष्णु जी राम के अवतार में आए तो उनको भक्ति मिल गई। कुंभकर्ण बहुत हरामी आदमी था, है ना। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता? इंद्रासन। अब इंद्रासन मांगना चाहता था तो इंद्र की खलबली मच गई भैया। सरस्वती, ब्रह्मा जी अगर इंद्रासन का आशीर्वाद दे देंगे, वरदान दे, तो मेरा तो स्वर्गलोक गया। तो गया है सरस्वती, गया इंद्र भगवान गए सरस्वती माता के पास, यह सरस्वती मैया आप ही कुछ कर सकती हैं, नहीं तो मेरा सिंहासन गया। तो सरस्वती माता गई, उनके कुंभकर्ण के जीवा पे बैठ गई, इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया, है ना। इंद्रासन की जगह क्या हो गया? निद्रासन। तब ब्रह्मा जी तथायो मस्त कर दिए। तो फिर रावण और विभीषण याचना करने लगे कि प्रभु ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, है ना, मेरा भाई पूरी दुनिया जीते हुए भी मरे के समान रहेगा, है ना। ऐसे व्यक्ति क्या मतलब है, आप इसके प्राण ही ले लीजिए। क्या नहीं, प्राण तो नहीं ले सकते हैं, जो प्राण लेगा वही लेगा, इसका अंत ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने विनय किया, अगर हमेशा सोता रहेगा इसका दुनिया में आने से क्या लाभ है। बड़ी रिक्वेस्ट है, अनुनय विनय किया। तो उन्होंने कहा चलिए 6 महीने तक जागेंगे, एक दिन उठेंगे, ठीक है ना। तब भैया उसी दिन से सोने लगा हो। 6 महीने तक सोता है, एक दिन जगते थे। हाँ, और जब मरना हुआ तभी जबरदस्ती जगाया गया था भगवान राम के द्वारा। तो इसमें उसके ये मत कह देना आप लोग
है ना, कुंभकर्ण के मस्तिष्क हाइपोथैलेमस में विकार आ या ट्यूमर हो गया तो लगातार नींद सो रहा था, तो है ना। तो नींद में विकार इसमें क्या होती है, या तो आपको नींद रही आएगी या तो लगातार नींद आती रहेगी। फिर होता है फरना हार्मोनल असंतुलन, है ना, हार्मोनल असंतुलन, हार्मोन्स का असंतुलित रूप हो जाता है, शरीर में हार्मोन्स के स्तर में गड़बड़ी जिससे पिट्यूटरी ग्रंथ प्रभावित होती है ना। हार्मोन्स का संतुलन कौन करती है, पिट्यूटरी ग्रंथ करती है। इसमें असंतुलित रूप से हार्मोन्स बहते रहते हैं। जब आपके ट्यूमर हो जाएगा, इसमें ट्यूमर हो जाता है हाइपोथैलेमस में, तो शरीर में हार्मोन्स का स्तर या तो कम ही हो जाएगा या तो बढ़ ही जाएगा। अच्छा, बढ़ेगी या तो कम होगी, इसका संतुलन करने का काम पिट्यूटरी ग्रंथि करती है ना। हार्मोन्स का संतुलन करने का काम कौन करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। तो यह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथ भी प्रभावित होती है या तो खराब हो सकती है उससे, ठीक है ना। थर्ड नंबर प्रजनन संबंध समस्या, बाझपन होता है या अनियमित यौन व्यवहार हो जाता है, या जैसे कहते हैं ना गांव में किसी के लड़के है ना संतान ही नहीं उत्पन्न होती है, बाझपन बोला जाता है। तो इसमें बाझपन या अनियमित यौन व्यवहार हो जाता है जब आपके हाइपोथैलेमस में विकार उत्पन्न होता है तब। क्लियर बच्चे, यहाँ समझ गए ना। फिर हो जाता है इसमें हाइपोथैलेमस में यहाँ तक समझ गए ना। इसमें बीमारियां, पहला चीज होता है अत्यधिक भूख लगेगी या तो बहुत प्यास लगेगी। दूसरा नंबर शरीर के तापमान का अनियंत्रित हो जाता है, या तो आपको बहुत तेज बुखार रहेगा हमेशा या तो ठंडा लगेगी। फिर नींद में विकार बहुत ज्यादा है, अगर नींद ही लगेगी या तो नींद भी नहीं लगेगी, कहीं पागल हो जाते हैं, है ना। जो लोग पागल हो जाते हैं देखते हो उनको नींद नहीं आती है ना, तो उनके क्या होता है, यहाँ पे ट्यूमर होता है हाइपोथैलेमस में, समझ गए ना। बड़बड़ करते रहते हैं, उनको पागल हो जाते हैं, तो क्या उनको नींद आती है, नहीं आती है, हाँ हमेशा आंखें खुली रहती है। तो और हार्मोनल असंतुलन होता है, शरीर में हार्मोन्स के स्तर में गड़बड़ी जिससे पिट्यूटरी ग्रंथ प्रभावित होती है। थर्ड नंबर प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, निसंतानता हो जाती है या बांझपन हो जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है हाइपोथैलेमस मानव शरीर का मास्टर कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है, मास्टर कंट्रोल सेंटर होता है। यह न केवल हार्मोन्स के माध्यम से बल्कि तंत्रिका संकेत के माध्यम से शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अभी पहली स्लाइड में देखे थे, यह हार्मोन्स का उत्पादन भी करती है और तंत्रिका तंत्र संदेश भी भेजने का काम करती है ना। ये तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम और अंतरस्रावी तंत्र के बीच में, अंतरस्रावी तंत्र के बीच में एक पुल का निर्माण करती है, पुल की तरह काम करती है, ठीक है ना, जिससे जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रतिक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। समझ गए ना, जीवन के लिए सभी प्रतिक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती, किसके माध्यम से, हाइपोथैलेमस के माध्यम से। अगर इसमें विकार उत्पन्न हो गया तो जीवन की प्रतिक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं बल्कि ढह जाएंगी, है ना, बेकार हो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, मोह माया में चले जाएंगे। क्लियर बच्चों, समझ गए ना, हाइपोथैलेमस खत्म। आगे पढ़ते हैं। दूसरे नंबर आती है पिनियल ग्रंथ। कौन आती है, पिनियल ग्रंथ। हाइपोथैलेमस समझ गए ना, लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। क्लियर। टाइम कितना हो गया, 12 बज गए ना, 12 बज के कितने मिनट, अरे बस 12:30 बजे तक पढ़ेंगे, आज ही हमारा दिन है। देखो आज है फ्राइडे, आज आपकी न तो WCS है और न ही एम्प्लॉयबिलिटी है और न ही इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास है लेकिन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना नहीं है, आप तो मेडिकल वाले हैं। क्या चीज, क्या आज पढ़ाने के लिए, ड्राइंग पढ़ाने के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग समझती हो क्या होता है, 3D 2D और फ्रॉड उसमें बनाया जाता है, शेप लिया जाता है कि कोई भी बॉडी पार्ट्स होता है, कंपोनेंट का पार्ट लिया जाता है उसमें, समझ गए ना। तुम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका डायग्राम बना के आना, चलो, है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बच्चों 2D DD किसी भी ऑब्जेक्ट का या नक्शे का उसका 3D और 2D बनाया जाता है। क्या होता है उसमें, एक होता है 2D से 3D, 3D से 2D बनाया जाता है। उसमें होता है पिक्टोरियल व्यू या ऑर्थोग्राफिक व्यू, है ना, पिक्टोरियल व्यू या ऑर्थोग्राफिक व्यू। उसमें 2D से 3D बनाते हैं, 3D से 2D। इसमें लेता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू देखा जाता है।
कोई अगर यहाँ पे मोबाइल है, आपको फ्रंट से कौन कौन चीज़ें दिख रही हैं, टॉप से कैसी दिख रहा है और साइड से कैसे दिख रहा है, वो चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है ना। वो आप में सिलेबस में नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ना है और आप ट्रेड प्रैक्टिकल पढ़ना और ट्रेड थ्योरी पढ़नी, बस। चलिए, पिनियल ग्रंथि पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है? पिनियल ग्रंथि। यह कहाँ पाई जाती है? पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अभी हम इसे खोपड़ा की बात कर रहे हैं, खोपड़ी में बात कर रहे हैं, है ना। अभी हम खोपड़ी में टहलेंगे कुछ दिन, फिर आ जाएंगे थायराइड, फिर आती है आपकी अधवृक्क, फिर पैनक्रियाज, फिर आ जाती है आपके प्रजनन वाले में। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, पिनियल ग्रंथ। पिनियल ग्रंथ मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी चीड़ के शंकु के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना। यह कहाँ पाई जाती है? हम पिनियल ग्रंथ मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी, है ना, चीड़ के शंकु के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। शंकु ये वाली पिनियल ग्रंथि होती है ना। चीड़ के शंकु, जैसे चीड़ की शंकु का मतलब होता है जो आप बर्थडे वाली टोपी होती देखे होंगे ना, बर्थडे वाली टोपी जिसका आधार गोला होता है और ऊंचाई भी होती है ना उसमें। ठीक है ना। तो वो होता है आपकी शंकु। शंकु को समझाने की जरूरत है, बर्थडे वाली टोपी सभी पहनते हैं, सभी का हैप्पी बर्थडे आता है ना। हाँ, अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। आपका बर्थडे है ना आज? हाँ, आप तो अभी बताए थे। चलिए, अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इनको टोपी वोपी पहना देना है। हाँ, अरे आज ही मना लेते हैं, क्या हो है? हाँ, चॉकलेट बैठेगा यार। चलिए, तो ये जो पिनियल ग्रंथि होती है, पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी शंकु के आकार, चीड़ के शंकु के आकार की ग्रंथि, आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो मुख्य रूप से मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है। मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स का उत्पादन कौन करती है? आपकी पिनियल ग्रंथ। पिनियल ग्रंथ इसका उत्पादन करती है, मेलाटोनिन का। ठीक है ना। मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है। यह शरीर की जैविक घड़ी, है ना, जैविक घड़ी को नियंत्रित कर नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है ना। जो कौन होता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो नींद लगने और नींद से जागने को नियंत्रित करती है बच्चों, है ना। सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। अंधेरे में सक्रिय होकर हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस जारी करती है। इसमें होता है मेलाटोनिन में, जब मेलाटोनिन होता है, यह मेलाटोनिन या पिनियल ग्रंथ उत्पादित करती है, जो समय चक्र को या घड़ी चक्र को, जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। जैविक घड़ी को नियंत्रित करके नींद और जगाने के चक्र को नियंत्रित करती है ना। इससे क्या होता है? जब अंधेरा होता है, शाम होती है, जब शाम होती है तो हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस जारी करती है। मेलाटोनिन जब ये प्रकार का हार्मोन्स होता है, क्या होता है? हार्मोन्स होता है। तो जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस जारी करती है, जिससे निद्रा के लिए महत्वपूर्ण होती है। हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस क्या होती है? जब नींद लगती है, अंधेरा होता है, तो हमारे माइंड को संदेश मिलता है कि अंधेरा चला गया है, तो पिनियल ग्रंथि जो होती है, पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन से क्या जारी करती है? मेलाटोनिन हार्मोन से हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस जारी करती है, हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस, जिससे हमें नींद लगती है। क्या लगती है? नींद लगती है, सोते हैं, है ना। यहाँ तो समझ गए ना। पिनियल ग्रंथ किसका स्राव करती है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है। ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना। इसकी संरचना कैसी होती है? शंकु के आकार होती है, चीड़ के शंकु के आकार के साथ। हार्मोन्स का सही है, शरीर की जैविक घड़ी, है ना, जैविक घड़ी को नियंत्रित कर नींद और जगाने के चक्र को नियंत्रित करती है। अंधेरे में सक्रिय होकर यह हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस जारी करती है, जो निद्रा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, ये देखो यहाँ पर सोते हैं, देखिए मिनट, ये है ना, सोने वाला सिंबल यही होता है ना,
जब गुड नाइट वाला मैसेज वो भेजते हैं यही वाला आता है ना, मोबाइल मैसेज। चलिए फिर पीनियल ग्रंथि की मुख्य विवरण हम लोग को पढ़ना, पहले स्थान पढ़ना है, कौन कौन से हार्मोन्स, प्रमुख हार्मोन्स क्या होता है, अंधेरे में कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होता है, प्रकाश में कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होता है, सर्कैडियन रिदम को भी नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पीनियल ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है बच्चों, है ना। पीनियल ग्रंथ क्या होता है, पीनियल ग्रंथ मस्तिष्क में सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिससे हम सोते हैं और जागते हैं, ठीक है ना। तो स्थान और संरचना, यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध के बीच थैलियम के पीछे, थैलमस के पीछे और कार्पोरा कार्डिजेमिना, है ना, कार्डिजेमिना के पास स्थित होता है। यह बहुत छोटी, लगभग 5 से 8 mm चावल के दाने के बराबर लाल धूसर रंग की संरचना होती है। लाल धूसर, धूसर क्या होता है, भूरा होता है ना। धूसर एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी नाम होता है भूरा होता है, समझिए ना। धूसर कैसा है, फारसी शब्द है, कौन सा शब्द है, फारसी। इसका हिंदी में वर्जन या हिंदी मीनिंग क्या होती है, भूरा होता है, ठीक है ना, भूरा होता है। यह लाल भूरे रंग की संरचना होती है, समझ गए हैं। तो यह स्थान और संरचना, यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध के बीच में, मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। भी आगे है, पीछे करना, 1 मिनट और आगे देखो। ये पीनियल ग्रंथ, यह दोनों, एक इधर वाला भाग होता है, जब ये तो ऐसे है, जब इसको बांटेंगे तो यहाँ से 2 भाग होता है यहाँ पे, है ना, उसी के बीचों बीच होता है वहां, है ना, ये दोनों बीचों बीच होता है। चलिए, यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच थैलेमस के पीछे और कार्पोरा और कार्टिजेमिना के पास स्थित होता है। कार्टिजेमिना के पास स्थित होता है। यह एक बहुत छोटी, लगभग 5 से 8 mm इतना चावल के दाने के बराबर, है ना, चावल के दाने के बराबर लाल धूसर रंग की संरचना होती है, ठीक है ना, लाल धूसर रंग की संरचना होती है। इसका प्रमुख हार्मोन कौन होता है, हम लोगों ने देखा ही था, मेलाटोनिन। इसमें प्रमुख हार्मोन कौन होता है, मेलाटोनिन। पीनियल ग्रंथ में प्रमुख हार्मोन कौन होता है, मेलाटोनिन होता है। पीनियल ग्रंथ का मुख्य कार्य मेलाटोनिन का उत्पादन करना। मेलाटोनिन रक्त और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में स्रावित होते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यह कहाँ पर पाया जाता है, मस्तिष्क में द्रव, एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव बोला जाता है, ठीक है ना। जब आप माइंड पढ़ेंगे वहां पर इसका उदाहरण है, तब ये आपको याद दिलाएंगे, वहां पर पीनियल ग्रंथ के पास होता है ना, ध्यान से पूर्वक पढ़ते जाइएगा। तो ये क्या होता है, मेलाटोनिन रक्त और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में स्रावित होता है, ठीक है ना। मेलाटोनिन कहाँ स्रावित होता है, रक्त और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में स्रावित होता है। क्लियर, मतलब पीनियल ग्रंथ किसका स्राव करती है, मेलाटोनिन का स्राव करती है ना। क्लियर, हाँ। फिर आता है अंधेरे में और प्रकाश में। अंधेरे में क्या होता है, मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे नींद आती है। अंधेरे में किसका उत्पादन बढ़ जाता है, मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल, हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस बोला जाता है ना। अंधेरे में क्या होता है, हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस, है ना, मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है। अंधेरे में मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे नींद आती है। इस हार्मोन को हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस हार्मोन्स को हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। फिर आता है प्रकाश। प्रकाश में रेटिना के प्रभावित करता है। प्रकाश रेटिना को प्रभावित, हमारे आंख में पीछे वाली पाई जाती है रेटिना, है ना। रेटिना आंख का पार्ट होता है, उसमें वहां पे देखो रेटिना है पीछे वाले चार्ट में लगा हुआ। तो
आँख की जो पुतली होती है उसके पीछे होती है रेटिना। जब प्रकाश पड़ता है तो हमें वस्तुओं को दिखाई पड़ती है रेटिना के माध्यम से, ठीक है ना। तो प्रकाश रेटिना को प्रभावित करता है, जो हाइपोथैलेमस के माध्यम से मेलाटोनिन के स्राव को रोकता है। मेलाटोनिन के स्राव को रोकता है। कौन रोकता है? हाइपोथैलेमस के माध्यम से मेलाटोनिन स्राव रोकता है, जिससे हम जागते हैं। मेलाटोनिन का स्राव जब रुक जाता है तो हम जग जाते हैं। मेलाटोनिन का स्राव जब बढ़ जाता है तो हम सो जाते हैं। क्लियर? याद रहेगा ना? अब किसके माध्यम से होता है? मेलाटोनिन का स्राव किसके माध्यम से रुकता है? हाइपोथैलेमस के माध्यम से। किसके माध्यम से? हाइपोथैलेमस के माध्यम से। या किसको कौन प्रभावित करता है? रेटिना प्रभावित करती है ना। इसको रेटिना प्रभावित करती है। प्रकाश रेटिना को प्रभावित करती है, जिससे हाइपोथैलेमस के माध्यम से मेलाटोनिन का स्राव रोकता है, जिससे हम जग जाते हैं। क्लियर? अब घरवा में जब सोने जाए, है ना, तो उसको कब डांट दीजिए, तुम अपना मेलाटोनिन रोको अभी तक, है ना। समझ गए ना? ऐसे बोलना होता है। जब कोई सोने जाए, आप ना चाहते हो सोना, वो व्यक्ति अगर ना सोना चाहे, जैसे तुम्हारे भाई है, बहन है ना, नींद आ रहे, पढ़ने बैठते सोने लगते हैं, डाल दो, अपना मेलाटोनिन रोको अभी हमें पढ़ना है ना। वो इस प्रकार से, इससे आप याद भी रहेगा आपको, ठीक है ना। अब अगर जब जगाना हो, अपना मेलाटोनिन रोको, अभी उठ जाओ, है ना, मेलाटोनिन रोक दो, जिससे क्या हो जाओ, जग जाओगे। जब जगते हैं तो मेलाटोनिन रुक जाता है। किसके माध्यम से? हाइपोथैलेमस के। उससे कहो, अपने हाइपोथैलेमस से कहो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को रोक दे, जिससे तुम जग जाओ, ठीक है ना। इस प्रकार फिर आता है सर्केडियन रिदम होता है। सर्केडियन रिदम यह 24 घंटे दिन रात के चक्र को विनियमित करता है। जेट लैग या शिफ्ट में काम करने से इस लय को व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? सर्केडियन रिदम के माध्यम से। सर्केडियन बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्या होती है? क्लॉक होती है। सर्केडियन रिदम जो होता है, यह 24 घंटे के दिन रात के चक्र को विनियमित करती है। क्या करती है? विनियमित करती है, अदल बदल करती है। जब रात होती है ना, तो जब रात होती है तो मेलाटोनिन का स्राव बढ़ जाता है, जब दिन होता है तो कम हो जाता है, रुक जाता है। तो जेट लैग या शिफ्ट में काम करने से इस लय को व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। सर्केडियन रिदम कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हम दिन में सोने लगते हैं, है ना। ये किसके माध्यम से होता है? सर्केडियन रिदम के, बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से, ठीक है ना। जब आंख बंद करते हैं, रेटिना पे प्रकाश नहीं जाता है ना। जब रेटिना प्रकाश नहीं जाता है तो हाइपोथैलेमस मेलाटोनिन को प्रवाह को जाने देता है। मेलाटोनिन प्रवाह को जाने देता है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे हम सो जाते हैं। जब आंख खुलती है तो रेटिना प्रकाश रेटिना को प्रभावित करता है, तो हाइपोथैलेमस मेलाटोनिन के प्रवाह को रोक देता है, जिससे हम जग जाते हैं। समझ गए ना? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे, उड़ गया है यहाँ आगे। फिर आ जाता है प्रजनन विकास। इसमें कहीं उड़ गया है, पीछे करना। यहाँ पर एक और डायग्राम था बच्चों, डायग्राम ही लगा था, कुछ लिखा नहीं था, मुझे याद है, मैंने ही बनाया था, लिखा था इसको ना। यहाँ डायग्राम क्या हो गया, उड़ गया है। जैसे एक डायग्राम यहाँ पे लगाया था ना, ऐसी एक डायग्राम और था इसकी, ये वाली ग्रंथि की। तो पिनियल ग्लैंड की एक डायग्राम था वहाँ पे, उसको कल हम लोग अपडेट कर देंगे, जब आप कॉपी लिखेंगे उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। आगे करिए। फिर इसका होता है प्रजनन विकास। थर्ड नंबर क्या होता है? प्रजनन विकास। युवा अवस्था की शुरुआती में भूमिका निभाता है और प्रजनन तंत्र को प्रभावित
कर सकता है ना। पीनियल ग्रंथि जो होती है यह युवावस्था की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्रजनन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। आगे होता है अन्य कार्य इसका, यह हमारे शरीर के तापमान, रक्तचाप, प्रतिरक्षा प्रणाली और मूड को विनियमित करने में भी मदद कर सकती है। मूड को बदलने में, भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदलने में मदद करती है, ठीक है ना। पीनियल ग्रंथि का काम क्या होता है? शरीर के तापमान को बनाए रखने का, रक्तचाप को बनाए रखने में, प्रतिरक्षा प्रणाली में, इम्यूनिटी सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इमोशंस, मूड को विनियमित करने में मदद करती है ना। इमोशन को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आ जाता है विकार, इसमें दोष, है ना। दोष पीनियल ग्रंथि में खराबी या मेलाटोनिन के असंतुलन से अनिद्रा और मौसमी भावनात्मक विकार, है ना, और मौसमी भावनात्मक विकार हो सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा नींद आती रहेगी इसमें, अगर आप इसमें पीनियल में ग्रंथि में कोई अगर विकार हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो आपको हमेशा नींद आती रहेगी, ठीक है ना। पागलपन हो जाता है, पागलपन की क्रिया हो जाती है, दिन रात जागते रहे। महत्व, इसे अक्सर तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। तीसरा नेत्र किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को, याद रहेगा ना। पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। क्या होता है? प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। इसका गहरा संबंध शरीर के जैविक समय को नियंत्रित करने, उम्र के साथ इस ग्रंथि को कैल्सिफिकेशन हो सकता है जो सामान्य है ना। सामान्य जब जैसे उम्र बढ़ती है तो आपके जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होते हैं? पहले तो वो ज्यादा सोते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लिया होते हैं 1-2 साल तक, वो बहुत सोते हैं, दूध पी के फिर सो गए, दूध पी के फिर सो गए, है ना। तो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो उनका क्या होता है? वहां पे उनका विकार खत्म होता है ना। तो वही होता है, इसका गहरा संबंध शरीर के जैविक समय को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। इस ग्रंथि से कैल्सिफिकेशन को हो सकता है, उसमें ये चीजें होती हैं, कैल्शियम डिपॉजिट्स, क्लियर, यहाँ समझ गए ना। तो पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है ना। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। प्रकाश के प्रति संवेदन, जब जगते हैं, जब आंख पड़ती है तो हम जग जाते हैं, जब प्रकाश खत्म होता है तो हम सो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, अब आते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। टाइम कितना हुआ? हाँ, 12-13। चलिए अब ऊपर करना था, मिनट नहीं, कितना है इसमें, बस छोटा सा ही खत्म हो जाएगा। खत्म करना है जल्दी से इसको, है ना। कहाँ खत्म हो जाए? अब हम लोगों को पढ़ना है पिट्यूटरी ग्रंथि पढ़नी है। हम लोगों को पहला देख लिए थे, पहला हम लोग क्या दिए थे? हाइपोथैलेमस देख लिए, थर्ड। फिर हम लोगों ने देखा था पीनियल ग्रंथि, है ना। पीनियल देखा। थर्ड नंबर होती है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव पानी बंद कर देना। तो मानव शरीर की यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्रंथियों में से एक है। एंडोक्राइन होती है अंतरस्रावी ग्रंथियों में से एक मानी जाती है ना, महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाती है। कैसे? यह मास्टर ग्लैंड होता है, यह सभी मास्टर ग्लैंड, इसलिए इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है, यह सभी हार्मोन्स को संतुलित करने का काम करती है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि ये वाली, है ना, पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी प्रकार के हार्मोन्सों को नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्रंथियों में से एक है। यह मटर के दाने के आकार की होती है ना। सीजन भी चल रहा है मटर का। मटर के दाने की आकार की होती है और मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। मस्तिष्क के बीच वाले, यहाँ पे देख लो, मस्तिष्क के निचले वाले बेस पे होती है, निचले वाले हिस्से में होती है, ठीक है ना। यह मस्तिष्क के आधार पर होती है।
यह ग्रंथि कई अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, अन्य हार्मोन्स को या कई अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करती है, इसलिए इसको नाम क्या बोला गया है, मास्टर ग्रंथि। और शरीर के प्रमुख कार्यों को विनियमित करती है ना, कायनिक कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है मटर के दाने के आकार की होती है, यह मस्तिष्क के आधार के निचले वाले हिस्से पर पाई जाती है, आधार पर स्थित होती है। यह ग्रंथ का अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और अन्य शरीर के अन्य प्रमुख कार्यों को विनियमित करती है, ठीक है। ये होता है पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे, स्थान कहाँ होता है, यह स्थान के मस्तिष्क के आधार पर नाक के पुल, ब्रिज ऑफ द नोज, यहीं पर नाक होता है, नहीं है, नाक के ठीक सामने स्थित होता है, ठीक पीछे स्थित होता है, नाक के ठीक पीछे होता है, यहाँ पे, ठीक है ना, इसीलिए इसको छोटा दिमाग भी बोला जाता है। यहाँ पे मत मत, एक मूवी का डायलॉग है ना, यहाँ पे मत मार छोटा दिमाग होता है। ये कौन था, एक मूवी थी, नाम नहीं याद है। चलिए, अरे बाबू राव वाली मूवी कौन सी है, हेरा फेरी में, हेरा फेरी में ना। तो यह स्थान मस्तिष्क के आधार पर नाक के पुल के ठीक पीछे स्थित होती है। इसकी संरचना यह सेल टार्सिया नामक एक छोटी हड्डी से या गुहा में स्थित होता है। सेल टार्सिका है ना, सेल टार्सिका नामक एक छोटी या हड्डी नुमा गुहा में स्थित होती है, जो स्फेनोइड हड्डी का हिस्सा होता है। स्फेनोइड हड्डी का स्पाइनल कार्ड वाला हिस्सा होता है, यहाँ वाला है ना, ये यहीं पर पाई जाती है। चलिए फिर कनेक्शन, यह पिट्यूटरी स्टॉक के माध्यम से हाइपोथैलेमस से जुड़ती है। किसके माध्यम, पिट्यूटरी स्टॉक के माध्यम से हाइपोथैलेमस से जुड़ती है। पिट्यूटरी स्टॉक के माध्यम से हाइपोथैलेमस से जुड़ने का काम करती है। कनेक्शन इसका किसके माध्यम से जुड़ती है, पिट्यूटरी स्टॉक के माध्यम से हाइपोथैलेमस से जुड़ती है। सल्फेनाइड बोन, स्पाइनल कार्ड का एक प्रकार का बोन होता है, स्फेनाइड बोन, यहीं पर कहीं था। ये ब्रेन स्टोम होता है ना, ये पूरा क्या होता है, ब्रेन स्टोम होता है, यहीं पर पाए जाते हैं, यहीं पर कहीं इसमें दिखाया नहीं गया है ना, यहीं पे पाया जाता है आपका ये वाली हड्डी स्फेनॉइड बोन इसी को यहीं का, ये तो स्पाइनल कार्ड हो गए है ना, रीढ़ की हड्डी वाली, यहीं पर इसी में पाया जाता है, स्फेनॉइड बोन होता है, ठीक है ना, इसी से जुड़ती है, इसी का हिस्सा होती है। ये समझ गए ना बच्चों, है ही क्या इसमें। यह मस्तिष्क के आधार नाक के पीछे पुल के बीच ठीक स्थित होता है, ठीक पीछे स्थित होता है, नाक ब्रिज ऑफ द नोज के ठीक पीछे स्थित होता है। संरचना यह सेला टार्सिका नामक एक छोटी हड्डी नुमा गुहा में स्थित होता है। कहाँ पर होता है, सेला टार्सिका में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होते हैं, पीयूष ग्रंथि सेला टार्सिका नामक एक छोटी हड्डी में या हड्डी नुमा कैविटी में पाई जाती है। गुहा हड्डी नुमा कैविटी होती है, क्या होती है, प्रकार की कैविटी होती है, गुहाएं होती है, उसी में स्थित होता है, जो सेल्फोनॉइड हड्डी का हिस्सा होता है। यह कनेक्शन इसका कनेक्शन या पिट्यूटरी स्टॉक के माध्यम से हाइपोथैलेमस में जुड़ती है, ठीक है ना। चलिए फिर से देख लेते हैं स्थान। यह मस्तिष्क के आधार हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे सेल टार्सिका नामक एक छोटी बोनी गुहा है ना, बोनी गुहा में स्थित होता है। यह मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे, कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे सेल टार्सिका नामक एक छोटी बोनी गुहा में स्थित होता है। आकार और वजन, इसका व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना, इसका व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर छोटा होता है और वजन 0.5 से 1 ग्राम के बीच होता है। 1 ग्राम का 0.5 से 1 ग्राम के बीच में होता है। इसका व्यास कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, इतना छोटा होता है, ठीक है ना। फिर संबंध, यह हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम
इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी डंठल के माध्यम से जुड़ती है। इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी डंठल और एक और था और पिट्यूटरी स्टैक के माध्यम से जुड़ती है। डंठल का मतलब है स्टैक लिखा है वहां, है ना, स्टैक के माध्यम से जुड़ती है। किसके माध्यम? पिट्यूटरी डंठल या इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी डंठल से के माध्यम से जुड़ती है हाइपोथैलेमस से। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी डंठल के माध्यम से जुड़ती है। भाग, इसके दो भाग होते हैं। पहला अग्रपाली इंटीरियर लोब, है ना, इंटीरियर लोब, दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब, ठीक है ना। यह हार्मोन्स, इंटीरियर क्या होता है अग्रपाली में, इंटीरियर लोब में, पिट्यूटरी ग्रंथ के इंटीरियर लोब में हार्मोन्स का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? हार्मोन्स का उत्पादन होता है। पोस्टीरियर लोब में यह हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन्स को संग्रहित करता है और नियंत्रित करता है, जारी करता है, ठीक है ना। दोनों, इंटीरियर में क्या होता है? हार्मोन्स का उत्पादन होता है, और दूसरे पोस्टीरियर में हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन्स को संग्रहित करता है और जारी करता है, आगे भेजता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ये होता है आपके पीयूष ग्रंथि के काम, ठीक है ना। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, पीछे चले जाना, कहाँ खत्म हो गए। अच्छा, पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होते हैं ना, पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होता है? एक हार्मोन्स कहाँ बनता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्रंथि में। पिट्यूटरी है कौन सी चाबी? चलिए, पिट्यूटरी हार्मोन्स में यह ग्रंथि में प्रमुख हार्मोन बनाती है और स्रावित करती है। यह पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होती है? यह ग्रंथ के कई प्रमुख हार्मोन्स बनाती है और स्रावित करती है। हार्मोन्स कहाँ बनता है? इंटीरियर में बनता है ना। कहाँ बनता है? इंटीरियर लोब में बनता है। तो अग्रपाली से हार्मोन्स, इंटीरियर लोब हार्मोन्स, है ना। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन्स। इंटीरियर में पहला हार्मोन्स कौन बनता है? ग्रोथ हार्मोन्स। यह शरीर की वृद्धि, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास करती है। ग्रोथ हार्मोन्स, जीएच शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जीएच होता है ग्रोथ हार्मोन्स। यह शरीर की वृद्धि, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? फिर हो जाता थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स। थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन जारी करने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन, है ना, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स होता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स होता है, उसको जारी करने के लिए प्रेरित करती है आपकी पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, समझ गए। यह थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन जारी करने, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन कहाँ उत्पादित होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होती है। कहाँ पर? पीयूष ग्रंथि में थायरोक्सिन उत्पादित होती है, और कहाँ पर भेजी जाती है? थायराइड ग्रंथि में भेजी जाती है, ठीक है ना, जारी करने के लिए प्रेरित करती है। फिर ट्रोपिक भयंकर नाम है। एंड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक, है ना, एंड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक। ए से एंड्रीनोकोर्टिको, सी से क्या होता है? कोर्टिको, है ना, टी से क्या होता है? ट्रोपिक, टी से ट्रोपिक, यस से हार्मोन्स। कोर्टिको और ट्रोपिक ये हार्मोन्स होता है। यह एंड्रल ग्रंथियों में कोर्टिसोल जारी करने के लिए उत्तेजित करता है। कोर्टिसोल को जारी करने के लिए उत्तेजित करता है। ये एंड्रल ग्रंथियां जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एंड्रल ग्रंथियों में या एंड्रल ग्रंथियों को कोर्टिसोल जारी करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है ना। एंड्रिनल ग्रंथियों को कोर्टिसोल जारी करने के लिए उत्तेजित करता है आपका ACTH। ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। क्या होता है? ACTH क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। फिर होता है फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये प्रकार के हार्मोन्स होते हैं बच्चों, कहाँ निकलते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यह प्रजनन अंगों, अंडाशय और विषण के कार्य में और यौन विकास को नियंत्रित करने का काम करती हैं। ये जो होता है FSH और LH, है ना, यह प्रजनन अंगों अंडाशय और विषण कार्यों में नियंत्रित करते हैं और यौन विकास में नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। थर्ड नंबर, फिर प्रोलैक्टिन होती है, यह स्तनपान के दौरान दूध उत्पादन को बढ़ावा देती है। प्रोलैक्टिन स्तनपान के दौरान, प्रोलैक्टिन क्या होती है, स्तनपान के दौरान दूध के उत्पादन में बढ़ावा देती है, बनबई नहीं करता है, ज्यादा नहीं, खत्म करना है, समझ गए ना। प्रोलैक्टिन क्या होता है बच्चों, स्तनपान के दौरान दूध उत्पादन को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। फिर आ जाता है मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन, यह त्वचा के रंजकता को प्रभावित करती है, त्वचा की रंजकता को, मॉइस्चराइज को प्रभावित करती है ना, त्वचा की मॉइस्चराइज को प्रभावित करती है। कौन, मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन या त्वचा के रंजकता को प्रभावित करती है। पिगमेंटेशन, बस रुको अभी आगे करो। अब दूसरा होता है पश्च हार्मोन, ये कभी अग्र हार्मोन्स के भाग है ना, ये किसके भाग थे, पहले वाले। अब दूसरा वाला पश्च, पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये वाला देखो पश्च हार्मोन्स के भाग, इनका निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। पश्चपाली के हार्मोन्स, पश्चपाली जो हार्मोन्स होते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में यहाँ पर आते हैं, है ना, तो इसमें कौन से, ऑक्सीटोसिन और एंटीडियूरेटिक हार्मोन्स, एंटीडियूरेटिक हार्मोन्स, ये ऑक्सीटोसिन, ये कहाँ पर बनते हैं, आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। ऑक्सीटोसिन और एंटीडियूरेटिक हार्मोन्स ये कहाँ बनते हैं, आपको हाइपोथैलेमस में बनते हैं, वहां से ये यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि में आते हैं। यहाँ पर इनका निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस स्रावित करता है, फिर उसको हाइपोथैलेमस क्या करता है, इनका स्रावित करता है, ऑक्सीटोसिन और एंटीडियूरेटिक हार्मोन स्रावित करता है। यह पहुंचते हैं कहाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि में पहुंचते हैं, फिर इनका नियंत्रण करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। प्रसव के दौरान गर्भाशय को संकुचन और स्तनपान के समय दूध को छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, या प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन, है ना, गर्भाशय को संकुचन करती है और स्तनपान में या स्तनपान के समय दूध को छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऑक्सीटोसिन। फिर एंटीडियूरेटिक हार्मोन, यह गुदा किडनी के द्वारा पानी को पुनरावशोषण के लिए नियंत्रित करती है, पानी को पुनः अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहाँ पर, किडनी के द्वारा पानी के पुनरावशोषण को नियंत्रित करती है। यह किसमें भाग होता है, पिट्यूटरी के पश्च वाला, पोस्टीरियर का भाग होता है ना, यह पोस्टीरियर भाग में इसका नियंत्रित होता है। नियंत्रण तंत्र, पिट्यूटरी ग्रंथ हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथ को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के माध्यम से पिट्यूटरी के वो संकेत भेजता है और कब हार्मोन जारी करना है और कब रोकना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, बस अभी रुको जाए, ये समझ गए ना बच्चों। आगे करना, थोड़ा आगे करो, बस पीछे करो, पीछे और पीछे करो और पीछे करो और आगे
और आगे यही है 5, हाँ 5वां नंबर। सामान्य विकार इसमें क्या होते हैं? प्यूटरी ग्रंथि में सामान्य विकार, प्यूटरी में समस्याओं के कारण अक्सर ट्यूमर आमतौर पर गैर कैंसर युक्त होते हैं। इसमें जो ट्यूमर होते हैं वो कैंसर युक्त नहीं होते, है ना, गैर कैंसर युक्त होते हैं। इसमें जो ट्यूमर बनते हैं कैंसर का भाग नहीं होता है ना। प्यूटरी की समस्याओं के कारण अक्सर ट्यूमर होते हैं, इसमें ट्यूमर हो सकते हैं, लेकिन ये जो ट्यूमर होते हैं कैंसर युक्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है इसमें, पहली होती है इसमें हाइपर प्यूटिट्रारिज्म, हाइपर प्यूटिट्रिज्म, इसमें जो होता है नहीं करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लें, इसमें ट्यूमर हो सकते हैं। पहला चीज इसमें बीमारी या विकार, पहला बीमारी होता है इसमें हाइपर प्यूटिट्रारिज्म होती है। दूसरा होता है इसमें हाइपो प्यूटिट्रारिज्म होता है, फिर अतिवृद्धि होती है, फिर प्रोलैक्टिनोमा, है ना, प्रोलैक्टिनोमा होता है। फिर इसके लक्षण क्या होते हैं ये सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें हाइपर प्यूटिट्रालिज्म में होता है, इसमें बहुत अधिक हार्मोन्स उत्पादित हो जाती है। जब बहुत अधिक प्यूटरी ग्रंथ में बहुत अधिक हार्मोन्स उत्पादित हो जाएंगे तो उस विकार को या उस लक्षण को या उस दोष को हम बोलते हैं हाइपर प्यूटिट्रारिज्म बोलते हैं। प्यूटिट्रारिज्म क्या होता है? हार्मोन्स का बहुत अधिक में उत्पादन हो जाना, है ना। जब प्यूटरी ग्रंथ में बहुत अधिक हार्मोन्स उत्पादित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर प्यूटिट्रारिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर होता है हाइपर प्यूटिट्रारिज्म, पर्याप्त हार्मोन्स का उत्पादन न होना, है ना, पर्याप्त हार्मोन्स का उत्पादन न होना तो उसे हाइपोप्यूटिट्रारिज्म बोलता है। हाइपर क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है, हार्मोन्स का बहुत अधिक उत्पादन होता है हाइपर प्यूटिट्रारिज्म। और हार्मोन्स का उत्पादन न होना तो हाइपोप्यूटिट्रारिज्म कहलाता है, ठीक है ना। दोनों में अंतर, हाइपर हाइपो में, हाइपर में होता है अधिक हार्मोन्स, हाइपो में क्या होता है? कम हार्मोन या उत्पादन ना होना, पर्याप्त हार्मोन्स का उत्पादन ना होना। फिर हो जाता है अतिवृद्धि, अत्यधिक विकास हार्मोन्स के कारण होता है। अतिवृद्धि में क्या होता है? अत्यधिक विकास हार्मोन्स के कारण होता है, तो वो किसमें आ जाता है? अतिवृद्धि में आता है। फिर प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है? प्रोलैक्टिन की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोलैक्टिन की अधिकता हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रोलैक्टिनोमा। ये अभी आगे मिलेगा, लैक्टिन क्या होता है ये आगे अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके लक्षण क्या होता है? सिर दर्द, दृष्टि की समस्या, देखने में पहली चीज सिर दर्द रहेगा, देखने में समस्या हो जाए, थकान, यौन शिथिलता हो जाएगी, वजन में बदलाव होता है, ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण है, क्लियर। चलिए आगे। फिर इसका निदान और उपचार, इसका निदान रक्त परीक्षण, हार्मोन्स, रक्त की जांच के लिए और MRI स्कैन से ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। इसको निदान के लिए इसमें रक्त परीक्षण, हार्मोन स्तर की जांच के लिए होता है ना। रक्त परीक्षण किसके लिए? हार्मोन स्तर की जांच के लिए, और MRI स्कैन से ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसका निदान किया जा सकता है। उपचार क्या होता है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाना पड़ता है इसमें। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दवाएं या सर्जिकल ट्यूमर रिमूवल अक्सर नाक के रास्ते, है ना, से सर्जरी की जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? नाक किसी व्यक्ति के पीछे पाई जाती है ना, तो नाक के पीछे से सर्जरी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाई जाती है, दवाएं से इसका उपचार हो सकता है, या सर्जिकल रिमूवल के द्वारा नाक के रास्ते से इसकी उपचार किया जाता है, सर्जरी यहाँ पर की जाती है। फिर प्रोलैक्टिनोमा आया था ना यहाँ पे। प्रोलैक्टिनोमा होता क्या है? प्यूटरी ग्रंथ का एक गैर कैंसरयुक्त ट्यूमर होता है। प्रोलैक्टिनोमा क्या होता है? प्रोलैक्टिनोमा प्यूटरी ग्रंथ का एक गैर कैंसरयुक्त ट्यूमर होता है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की अत्यधिक उत्पादन करता है। यह ट्यूमर जो होता है प्रोलैक्टिनोमा क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन करता है। यह हार्मोन्स मुख्य रूप से गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है ना। गर्भावस्था के दौरान
गर्भावस्था या और स्तनपान के दौरान दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है, लेकिन ट्यूमर होने पर यह सामान्य अवस्था में बढ़ सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का उत्पादन जब ट्यूमर होगा तो अधिक हो सकता है इसमें, ठीक है ना। ट्यूमर होने पर यह सामान्य अवस्था में बढ़ सकता है और अधिक बढ़ सकता है, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी पेशेंस के साथ 2 घंटे लगातार आप लोग समय दिए हैं, है ना। तो मैं अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, आप लगाना एक बार कंटेंट लगाना, कंटेंट। अगली कक्षा में पीयूष ग्रंथि के बाद हम लोग थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे। सिर का पार्ट खत्म हो चुका है ना। ये वाली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, यहाँ पर देखो हाइपोथैलेमस पढ़ लिए, पिनियल पढ़ लिए, है ना। फिर उसके बाद पीयूष ग्रंथि हम निपटा दिए यहाँ पे। फिर आगे पढ़ना हम लोगों का थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड पढ़ना है अगली कक्षाओं में, जब हम कल आएंगे तो थायराइड और पैराथायराइड, फिर अग्नाशय अधिवृक्क पढ़ेंगे, फिर अंडाशय और विषाण पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक इसको मोस्टली मंडे नहीं, ट्यूसडे तक इसको खत्म कर देंगे बच्चों, है ना। ट्यूसडे तक खत्म होगा, फिर वेडनेसडे को आप लोग हो सकता है सरप्राइज टेस्ट भी हो जाए। याद रखिएगा लिम्फेटिक का हम नहीं बताएंगे, जो आप चैप्टर भूल जाओगे ना उसी का मैं टेस्ट करूंगा, है ना। लिम्फेटिक पढ़ लीजिएगा, दोनों पढ़ लेना है। चलिए फिर सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र या ठीक है, परिसंचरण तंत्र का ही हो सकता है ना। मंडे ट्यूसडे में इस अगले वीक में किसी भी दिन हो सकता है, जिस दिन संख्या अधिक रहेगी उसी दिन टेस्ट करवा देंगे परिसंचरण तंत्र का, याद रखिएगा ना। और डेंटल वाले तुम भी टेस्ट की तैयारी करो, तुम्हारा भी टेस्ट लेंगे, कल पेपर बना देंगे वैक्स का, है ना। वैक्स की तैयारी करो, डेंटल वैक्स होता क्या है उसकी टेस्ट हो सकता है आप, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी नहीं आया बच्चे वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। और चार्ट भी साथ साथ चार्ट बनाते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।